बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा कर दिया है और पेट्रोल की और डीज़ल की दोनों की कीमत लगभग 414 रुपये तक पहुँच गई है। देखें, छोटा मोटा इजाफ़ा हो तो कोई इसको बॉदर भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मैं आपको इसकी वजह पहले भी बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक बारीक वारदात पाकिस्तानी कौम के साथ डाली जा रही है, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊँगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये जो इजाफ़ा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, ये इजाफ़ा इसलिए नहीं हुआ कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यानी ये जो हालिया इजाफ़ा है इसका ताल्लुक़ आलमी मंडी में तेल की कीमतों से बढ़ने से नहीं है, बल्कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गुज़िश्ता दिनों कम हुई, यानी लगातार कम हुई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये जो इजाफ़ा है ये हुक्मरानों की नालायकी और अवाम के हुक्मरानों के ऊपर अदम एतमाद की वजह से है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर और डीज़ल के ऊपर हुकूमत वसूल कर रही है टैक्सेस, वो 150 से 200 रुपये के बीच में है। यानी इतनी बड़ी मिकदार में लगभग 200 रुपये के आसपास तो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस हुकूमत वसूल कर रही है। इमरान खान 150 रुपये का पेट्रोल लीटर दे रहा था, जिसमें टैक्सेस वैक्सेस सारा कुछ ही शामिल था। और मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो उस पर सिर्फ 200 रुपये का तो सिर्फ टैक्स ले रहे हैं उसी पेट्रोल के ऊपर। अब ये देखें ना, अगर तो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है तो आपको टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। आप आलमी मंडी की कीमत के मुताबिक एक फार्मूला तय कर लें, आप उस तरह भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये लगातार टैक्सेस में इजाफा करते चले जा रहे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है। लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं और पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम, जिसमें शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ है, मरीम नवाज़ आसिम मुनीर की टीम का हिस्सा है। MQM एक जमात है, वो आसिम मुनीर की टीम है। इसी तरह आसिम मुनीर साहब की टीम में ANP भी है और फजल रहमान साहब भी हैं। ये सारे आसिम मुनीर साहब की टीम का हिस्सा हैं। तो ये आसिम मुनीर साहब के पास पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने का अब दो ही रास्ते हैं उनके पास। नंबर एक, वो भारी कर्जे लें, जो अभी फिर उन्होंने IMF से 1 किस्त ली है। मुझे हैरत होती है कि माजी में IMF के ताने देने वाले लोग आज IMF की किस्त मिलती है तो उसके ऊपर भांगड़े डालते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी माशी कामयाबी मिल गई। देखिए, कर्जा मिलने से आपको वक्ती तौर पे ऑक्सीजन तो मिलती है, आपका ये फ़ायदा तो होता है, लेकिन कभी भी कर्जा आपकी मईशत को खड़ा नहीं कर सकता। वो आपको एक ऐसी सपोर्ट दे सकता है जिसके बाद आप अच्छे इक़दाम करें और माशी सरगर्मियाँ बेहतर करें तो आप वो कर्जा भी वापस कर सकते हैं, मईशत भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो मईशत को खड़ा करने के लिए नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में जो कर्जा लिया जा रहा है वो पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए लिया जा रहा है। तो दो रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम के पास। नंबर एक कि वो कर्जे लें भारी, और वो ले रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अवाम पर बोझ बढ़ाया जाए, यानी किन चीज़ों में, पेट्रोल में, बिजली में, गैस में, टैक्सेस के अंदर जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस लगते हैं वहाँ पे अवाम पे बोझ बढ़ाया जाए। ये बड़ा आसान होता है गरीब आदमी से टैक्स लेना, अमीर आदमी से टैक्स लेना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी जो टैक्स का निज़ाम बनाते हैं वो अमीर लोग होते हैं, तो वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना, वो तो गरीब के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कमज़ोर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अपने और अपनी बरादरी के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई टैक्स देना भी नहीं चाहता। और देखें, ये दो चीज़ें उन्हें क्यों करनी पड़ती हैं। नंबर एक तो ये टैक्सेस लगाते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, अवाम पे बोझ डालते हैं। नंबर दो, ये भारी कर्जे लेते हैं। इसके अलावा तो कोई हल है नहीं आसिम मुनीर साहब के पास। तो क्योंकि उसकी वजूहात है ना, वजह एक तो ये है कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उल्टा ये हुआ कि पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर भाग रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इनके IPPs की वजह से कि अब पाकिस्तान उस चुंगल से निकल नहीं पा रहा। और आप एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, आपके यहाँ पे प्रोडक्शन ही कम हो गई है। जो पाकिस्तान के अंदर कौमी पैदावार है उसमें लगातार कमी होती चली जा रही है। सियाहत एक ज़रिया होता है ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाने का, लेकिन सियाहत तो बिल्कुल पाकिस्तान में ज़ीरो है। आपको कहीं पर कोई गैर मुल्की सयाह अब तो नज़र ही नहीं आता। पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत आते थे, अब तो वो भी नहीं है। मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने से कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन आप देखें चाहे वो रियल स्टेट हो, यानी जो आपका प्रॉपर्टी का कारोबार है, वो भी डाउन है। कोई बंदा प्लॉट ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं। कोई बंदा फाइल ख़रीदने की तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं।
जितनी भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में सबकी कीमतें नीचे चली गई कि कोई खरीद ले, लेकिन कोई खरीदेगा तो हुकूमत को टैक्स जाएगा ना। तो हर शोबे के अंदर इसी तरह से जो माशी तरक्की का एक पहिया है वो रुका हुआ है। माशी सरगर्मियाँ पाकिस्तान में लगभग मुअत्तल हो गई हैं। तो इन चीज़ों में मुकम्मल तौर पे आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम नाकाम रही। अब उसकी वजह से इन्हें करना क्या पड़ता है, कभी पेट्रोल पे टैक्स, कभी डीजल पे टैक्स, कभी बिजली पे इजाफी टैक्स, कभी इजाफी बिल। अब लोगों को 100 यूनिट का, बेचारों का, कई लोगों का इससे भी कम वो बिल होता है, इतने भी यूनिट उन्होंने नहीं चलाए हुए होते और उनको ऐसे बिल आ जाते हैं जो माजी में अच्छे खासे लोगों को आते थे। तो 300 यूनिट बिजली इन्होंने मुफ्त देनी थी, इन्होंने 300 यूनिट तक की जितनी सब्सिडी थी वो सारी ख़त्म कर दी और बिजली की कीमत 4 से 5 गुना बढ़ा दी। लगभग पाकिस्तानियों को जो इस वक्त एवरेज एक यूनिट पड़ता है वो 60 रुपए से ज़्यादा का पड़ता है। यानी कहाँ पे एक एवरेज यूनिट माजी में जो गरीब पाकिस्तानी थे उनके लिए 14 रुपये 15 रुपये हुआ करता था, 16 रुपये हुआ करता था। आज वो यूनिट जो है वो 60 रुपये से ऊपर हो गया, क्योंकि आसिम मुनीर साहब के पास और उनकी टीम के पास पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई फार्मूला, कोई मुआशी हिकमत अमली नहीं है। ये एक तरफ जश्न मना रहे थे और एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर रहे थे। ये कौम के जख्मों पे नमक भी छिड़कते हैं ना, बड़ा इंजॉय करते हैं ये, क्योंकि कौम ने इनको वोट नहीं डाले, कौम ने इनको शिकस्त दी थी। आसिम मुनीर साहब को और उनकी सारी टीम को कौम ने शिकस्त दी थी। फिर ये ज़बरदस्ती ताकत के बलबूते पे बंदूक दिखा के पाकिस्तानियों को ये इक़्तिदार में आकर बैठ गए। लेकिन कब तक? जिस दिन सारे इकट्ठे होकर निकले पाकिस्तानी और एक मुट्ठी बन गए, उस दिन फारग हो जाएंगे सारे। ये जश्न मना कर लोगों से लिबर्टी चौक में पूछ रहे थे कि पाकिस्तानियों मज़ा आ रहा है, पाकिस्तानियों मज़ा आ रहा है, और साथ इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 414 रुपये तक पहुँचा दी, जो इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपये की थी। जब इमरान खान साहब के 150 रुपये के पेट्रोल को ये बहुत महंगा कहते थे, वही लोग, मैं हैरान होता हूँ, आजकल 414 रुपये के पेट्रोल को महंगा नहीं करते। इन्होंने आतिशबाजियाँ की अपनी अय्याशियों के लिए, अपने जहाज़ों के लिए, अपनी नई गाड़ियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए। इन्होंने मुल्क में तबाही फेरी हुई है। ये खबर देखें ना आप, मेंबरान पार्लियामेंट की नई रिहाइशगाहें तामीर की जा रही हैं। 104 फैमिली सूट्स तकमील के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दे दी गई है। वहाँ पे 500 एयर कंडीशनर लगाए जा रहे हैं और लॉबीज़ के अंदर VRF सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके अलावा 1 अरब 9 करोड़ रुपए की लागत प्रोजेक्ट के ऊपर आएगी और 500 सर्वेंट क्वार्टर भी बनेंगे वहाँ पे। यानी अब हर एक को 5-5 सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाएंगे लगभग। यानी अगर आप 104 फैमिली के स्वीट्स हैं तो वहाँ पे 500 सर्वेंट क्वार्टर का मतलब है कि वहाँ पे इतने मुलाजमीन काम कर रहे होंगे कि इनके साथ जो मुलाजमीन जाएंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे और वहाँ पे जो खादम होंगे वो भी वहाँ पे रहेंगे। तो ये हमारी तो तरजीहात ये है ना कि हम अय्याशी करते हैं, जहाज़ लेने हैं, गाड़ियाँ लेनी हैं, पैसा इकट्ठा करना है, खुद दुनिया भर के टूर करने हैं और हमारे सबसे अच्छे कपड़े होने चाहिए, सबसे अच्छे जूते होने चाहिए। अवाम जाए भाड़ में, अवाम की इनको फ़िक्र ही नहीं है। ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फ़िक्र है, ना आसिम मुनीर साहब को और उनके जर्नैलों को फ़िक्र है, ना, और उनको होनी भी नहीं चाहिए। वो तो नौकरी करने आए हैं, नौकरी करके उन्होंने भी चले जाना है। सारे अपना अपना घर भरते हैं, किसी को भी पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। अब देखें, जब ये हुकूमत में आ रहे थे ना, तो उससे पहले जब इस टीम को हुकूमत में लाया जा रहा था तो जनरल बाजवा के और जनरल आसिम मुनीर के टाइम पे ये लोग दावा करते थे कि हमारी तजर्बाकार टीम है, हम ही पाकिस्तान को संभाल सकते हैं। ये अयाज सादिक और एहसन इकबाल बैठ के क्या कह रहे थे, जरा ये सुने आप। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास वो टीम है, जिसके पास डिलीवर करने की सलाहियत है और यही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकती है। जो टीम भी है, तजुर्बा भी है, किस तरह महंगाई को, इसके नासूर को कंट्रोल कर। ये आपने सुना बाद में शहबाज शरीफ की भी बात कि जनाब टीम भी है, महंगाई को, नासूर को, सबको हम कंट्रोल करेंगे। शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी जज्बाती तकरीर की थी। ये जरा ये तकरीर भी आप सुने, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये जब ये अपोजिशन में थे और इमरान खान की हुकूमत गिराई जा रही थी। ये सुने आप। गुर्बत के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, इस निजाम के खिलाफ इनकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इनकलाब आना चाहिए, इंसाफ का, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इनकलाब आना चाहिए। ये जितनी बातें शहबाज शरीफ ने की ना, महंगाई, गुर्बत, इंसाफ, इंसानी हकूक, ये सारी चीज़ें तबाह कर दी। फलाई रियासत, हर चीज़ शहबाज शरीफ ने आने के बाद मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी। यानी तकरीर में ये आदमी कुछ और कह रहा था, जब इसको लाकर इक़्तिदार में बिठाया गया इसके केसेस ख़त्म करके और फौजी जर्नैलों ने लाकर इनके सर पे ताज रख दिया कि जनाब अब आपको हमने वज़ीर आज़म बना दिया है,
अब जूते आप पॉलिश करेंगे और इक़्तिदार में रहेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने यही सारी चीज़ें जो इन्होंने कही, आप गौर करें ना, ज़रा सुने शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और इन सारी चीज़ों को अपने जहन में लाएं कि क्या ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ठीक हुई हैं। ये सुने आप। गुर्बत के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, महंगाई के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, जुल्म ज्यादती के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस निजाम के खिलाफ इंकलाब आना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इंकलाब आना चाहिए, इंसाफ के बोलबाले का और सोशल वेलफेयर स्टेट का, एक इस्लामी रिफाई रियासत का इंकलाब आना चाहिए। आप अंदाजा करें जो जो बातें शहबाज शरीफ ने की हैं ना, इनका उलट कर दिया और ऐसा उल्टा इनकलाब लेकर आए हैं कि इन तमाम शुबों को तबाह बर्बाद करके रख दिया इस शख्स ने और इसके हैंडलर्स ने। नाज़रीन, भारत के साथ एक मुवाजना मैं आपके सामने रखता हूं क्योंकि 9 मई है तो भारत के हमने तैयारे गिराए थे, उसका रोला पड़ा हुआ है। लेकिन एक और मैदान है जहां पे पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो आपने तेल के ऊपर टैक्सेस को कम करके अवाम को रिलीफ देना था। ये काम भारत ने किया, पाकिस्तान नहीं कर पाया। जब से ये जंग लगी है उस वक्त से लेकर अब तक इंडिया में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 0% हैं। बांग्लादेश में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 16% हैं, जबकि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं वो 61.5% हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया और करवाने वाली कौन है? वही पुरानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, एक बारीक वारदात डाली जा रही है जिसका मैंने शुरू में तस्करा किया। वारदात ये डाली जा रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार शरीफ खानदान को अकेले ठहरा दिया जाए। कुछ ऐसे टाउट्स हैं या ऐसे अकाउंट्स जिनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है, वो लगातार शरीफ खानदान के चमकते हुए चेहरे दिखा रहे हैं और उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसहाक डार, इनके चेहरे चमकते हुए दिखाकर ऊपर लिखा जा रहा है कि इन पर लानत भेज दें। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, लोगों को गुस्सा भी है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कि इनको ये लानत के मुस्तहिक है। लोग ये कहते हैं कि इनके ऊपर लानत भेजी जा रही है कि ये महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इन्होंने। ये तो कठपुतलियाँ हैं बेचारे। एस्टेब्लिशमेंट ना बड़ी सियाणी है, वो मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, ये उनका पुराना फार्मूला है। वो करते ये हैं कि हर क्रेडिट ले लेते हैं कि जो भी अच्छा हुआ वो हमने किया, और वो कहते हैं जो भी बुरा हुआ वो सियासतदानों ने किया। अब शरीफ खानदान तो एक कठपुतली है जिनके ऊपर मुकदमात थे, तो उन्हें कहा गया जूते पॉलिश करोगे तो मुकदमा ख़त्म कर देंगे और इक़्तिदार में भी ले आएंगे। अब ये बेचारे इक़्तिदार में तो आ गए हैं लेकिन फैसले ये नहीं करते, ये कठपुतलियाँ हैं। ये जिम्मेदार ज़रूर हैं, कौम के मुजरिम ज़रूर हैं, लेकिन असल मुजरिम ये नहीं है। ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, चाहे मईशत के मैदान में हो रहा है, चाहे अमन व अमान के मैदान में हो रहा है, चाहे खारजा पॉलिसी के मैदान में हो रहा है, चाहे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के मामलात हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ज़िम्मेदार है। जो असल ज़िम्मेदार है ना, उससे तवज्जो हटाने के लिए खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट्स अचानक से हमलावर हो जाते हैं शरीफ खानदान के ऊपर। मैंने ना इस पर एक सर्वे भी करवाया। असल जिम्मेदार देखें, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब हैं। ये लोग तो इलेक्शन हार गए थे, अवाम ने इनको रद्द कर दिया था, अवाम ने इनको फारिग कर दिया था कि ये इलेक्शन नहीं जीते, हमारी तरफ से ये फारिग हैं। अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने इनको सेलेक्ट कर लिया और किया ये कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे उनको घर भिजवा दिया, जेलों में डाल दिया, और जो अवाम ने मुस्तरद किए हुए चेहरे थे उनको आसिम मुनीर साहब ने फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन से दिलवा दिया और अब वो आ गए जनाब हुकूमत में। तो वो जिम्मेदार तो वही है जो इनको लेकर आया और जो इनके फैसले कर रहा है, और हर फैसले के अंदर आसिम मुनीर साहब शामिल हैं। अब एक खबर आई है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, और अगर पेट्रोल बढ़े और ये मुलाकात हो तो समझे कौम को छोटा मोटा रिलीफ देकर ये दोनों भाई एक मरतबा फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमेशा से ऐसा करते चले आए हैं, हो सकता है इस मरतबा भी ऐसा करें, लेकिन ओवरऑल इन्होंने कौम को बहुत चूना लगाया। दोनों भाइयों ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान को बहुत चूना लगाया है। एक तरफ मार्का हक का ये जश्न मना रहे थे, रात को आतिशबाजियाँ कर रहे थे, और साथ में कौम के सीने पर बूंद डाल रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर। नादरीन, आज 9 मई है। 9 मई के हवाले से ना मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि देखें, 9 मई के दिन पाकिस्तान की फ़ौज ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मिलिट्री ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक 9 मई 2023 को लड़ी है और एक 9 मई 2025 को लड़ी है। जो 2023 में 9 मई को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अवाम के साथ लड़ाई लड़ना शुरू की, वो अभी तक जारी है। वहाँ पे वो जीत नहीं पा रहे,
सिर्फ जुल्म कर पा रहे हैं, मार पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। जबकि एक लड़ाई इंडिया के साथ लड़ी और उसमें फैसला वहीं पे हो गया, उनके तैयारे गिर गए इंडिया के। हमारा भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे तैयारे नहीं गिरे, इंडिया के तैयारे गिर गए। उनकी बड़ी शर्मिंदगी हो गई, ऐसी तैसी फिर गई उनकी। अब मामला ये है कि 9 मई 2025 को कौम अपनी फौज के साथ खड़ी थी और 9 मई 2023 को कौम अपने लीडर के साथ खड़ी थी। फौज को और फौजी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी पड़ेगी कि दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात देंगे। और कौम ने 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन जर्नैलों को आसिम मुनीर साहब की सरबराही में शिकस्त दी थी। इनके माथे पर लिखा था लूजर। कौम ने इनको हरा दिया था 8 फरवरी 2024 को, लेकिन वो बंदूक के बलबूते के ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। अब ये हुकूमत कब तक चलेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगी। ये सिलसिला एक दिन बदलना है और हम सब बदलते हुए देखेंगे, इंशाल्लाह हम विटनेस करेंगे। नाजरीन, एक और चीज़ है, इंटरनेशनल खबरें क्योंकि मैं साथ साथ आपको देता रहता हूँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम उसको रोका था और बाद में ये बहाना बनाया था कि पाकिस्तान ने कहा तो मैंने रोक दिया, तो उसकी डेवलपमेंट तो कोई ना हुई ना होनी थी। अब ये कहा जा रहा है कि ईरानी तजावीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा फैसला करना है कि उसे कबूल है या नहीं कबूल, क्योंकि ईरान ने दोबारा से अमरीकी तजावीज़ का जवाब भिजवाया, पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाया। तो ट्रंप ने एक धमकी और लगाई। ट्रंप ने कहा जी कि अगर ये मामला यहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता तो मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू कर दूंगा। अब कैसे शुरू कर देगा, उससे वो क्या अचीव करेगा? कुछ बातचीत इनकी अरब ममालिक के साथ तो ज़रूर हुई है, क्योंकि पिछली मरतबा सऊदी अरब ने एक रुकावट डाल दी थी। बहुत मुमकिन है कि अब वो रुकावट दूर हो गई हो। हम इस पर नज़र रखेंगे, चीज़ों पे बात करेंगे अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।